मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज जो है ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें है कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। तो कुछ 7 पॉइंट है जिसके थ्रू आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो इसमें है कि जो ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब हुआ कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट जो है हमारे पास नहीं है। अब जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हम ट्रांसफर करते हैं पावर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। वन साइड टू अनदर साइड आप ये भी बोल सकते हो कि प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड। और इसमें जो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। तो जो पावर होती है बोथ द साइड वो होती है हमेशा सेम ट्रांसफार्मर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे। तो जैसे कि जो हमारे पास पावर का जो 3 फेज में फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 3V/I cos फाई। अगर मैं बोलूँ कि जो मैं पावर एंड पावर फैक्टर cos फाई को अगर मैं ले लूँ कांस्टेंट, तो जिसके रिस्पेक्ट में VI इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मैं करंट को बढ़ाता हूँ तो आपकी जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी, या अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो आपकी जो करंट है वो उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी। तो इसके थ्रू मैं बोल सकता हूँ कि जो आपकी पावर है वो है कांस्टेंट। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट की जो हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑफ द वोल्टेज के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें जो है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन की ज़रूरत पड़नी पड़ी। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन से हमने क्या करना है कि जनरली जो जनरेटिंग स्टेशन में जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो होती है 11 kV। ऐसा क्यों है कि 11 kV है, हम क्यों नहीं 132 kV तक ले जाते। तो इसमें ये उनका बेसिक फंडा होता है कि जो हमारे पास वोल्टेज की है जो वो डिपेंड होते एक तरीके से इंसुलेशन के ऊपर। अगर हम जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है इंसुलेशन करनी पड़ती है, और जितना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा तो वो डिपेंड करता है उसके थिकनेस के ऊपर कि जो हमारे पास 3 फेज वाइंडिंग में जो वाइंडिंग्स होती हैं उसमें जो कॉइल्स लगी होती हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, जैसे अपने पास करंट बढ़ जाता है। तो 11 kV जब हमारे पास है तो उसमें जो हमारे पास करंट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम। तो अगर करंट हमारे पास कम है तो जो हमारे पास I2R जो लॉसेज है वो भी इसके रिस्पेक्ट में है कम। ठीक है, तो ये जो सारे कुछ जो है लॉसेस ये भी हमारे पास कम हो जाएंगे। और बस यही है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसमें फिर हम जो है 11 kV जो है हम जनरली करते हैं उसको फिर हम क्या है 132 kV में ले जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही 132 kV में ले जाएंगे तो जो हमारे पास जो पावर स्टेशन है उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो उसमें इंसुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी जो कि इसके रिस्पेक्ट में मीन्स जो इसके रिस्पेक्ट में हम जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसके लिए हम जो है 11 kV को जनरेट करते हैं। फिर वहाँ से हम स्टेप अप करके उसको 132 में ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो अब मैं अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट की जो ट्रांसफार्मर है वो एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। ये जो मैं आपको आगे डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे वो जो है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। और इसके ऊपर जो है ज़्यादा जेई में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है या नहीं, या चेंजिंग फ्रिक्वेंसी है या नहीं। तो आगे है कि जो 6 पॉइंट है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कैसे, इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला आता है माइनस ई इज इक्वल टू माइनस एंड d∅/dt। अभी जो हम ऐसे डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये वोल्टेज है तो हम इसमें जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। और जब अल्टरनेटिंग करंट हम फ्लो करवाते हैं तो उसमें से अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमारे पास उत्पन्न होता है। तो जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास जो है EMF जो है इसमें प्रोड्यूस होगी। तो ये जो है सारा कुछ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 98 to 99% होती है, क्योंकि इसमें पहली बात तो कोई भी हमारे पास रोटेटिंग पार्ट तो है नहीं क्योंकि एक स्टैटिक डिवाइस है, और बाकी इसके जो कोर लॉसेज हैं, जो इसके कॉपर लॉसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो 98 to 99% हमें जनरली देखने को मिलती है। ये जो है हमारे पास इसकी जो डायग्राम है जिसके थ्रू थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर में असल में कैसे कैसे वर्क होता है। तो इसमें है कि यहाँ पर हमने जो है ये प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अगर हम ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो वहाँ पर कोई हमें बताया नहीं होता है कि ये प्राइमरी वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज होता है। उसमें सिर्फ लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज ही हमें जनरली देखने को मिलती है। अब मैं ये बताऊंगा कि क्यों हम किस साइड को बोलेंगे, ये LV साइड है या HV साइड है, या बोलेंगे कि उसमें जो प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज है। अगर हमारे पास कोई भी वाइंडिंग मीन्स LV HV कनेक्टेड है हमारे पास सोर्स के साथ, तो उसको बोलेंगे हम कि ये जो चीज़ है वो प्राइमरी वोल्टेज की साइड है, तो इसको बोलेंगे हम कि ये प्राइमरी वोल्टेज है। अगर हमारे कोई भी वाइंडिंग जैसे HV या LV कनेक्टेड है लोड के साथ तो वो सेकेंडरी वोल्टेज में हो जाता है।
इसमें हमने जो है प्राइमरी वोल्टेज जो है अप्लाइड किया है, तो प्राइमरी वोल्टेज के थ्रू हमारे पास जो है प्राइमरी करंट जाएगा। अब ये जो प्राइमरी करंट है वो हमारे पास वाइंडिंग्स में जाएगा। अब ये देखो, ये जो है हमारे पास ऐसे करके वाइंडिंग्स ऐसे करके हमें जो है जनरली देखने को मिलती है। तो वाइंडिंग में जाएगा फैराडे का, भाई मैंने आपको बताया पीछे एक नियम है, जैसे कि मैंने ये बताया कि इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो अब जैसे कि हमारे पास वोल्टेज था, जैसे हम बोलते वी एम साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास गया, इसके वजह से हमारे पास जो करंट गया तो वो भी हमारे पास आई एम साइन ओमेगा टी गया, जो कि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ये साइन वेव के हिसाब से वो ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट अगर हम इसमें डालेंगे तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास ईएमएफ वोल्टेज जो है इसमें उत्पन्न होगी। और यहाँ पर जो E1 की वोल्टेज है इसमें ये जो उत्पन्न होगी, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। ये मेरे को लगता है कि आपने जो है इसमें पढ़ा होगा। तो इसमें जो है इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास जो फ्लक्स होती है फिर उसको जाना है हमारे पास सेकेंडरी साइड के थ्रू। तो इसमें जो है वो दो पाथ को फॉलो कर सकती है, या वो कोर के थ्रू जा सकती है या वो एयर के थ्रू जा सकती है। तो इसमें एक टर्म आती है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का मतलब होता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें, मतलब उसको रोकें। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस एंड करंट वाला केस आता है, वैसे ही हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड में रिलक्टेंस वाला केस आता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हम कोर का इस्तेमाल करते हैं वो कोल्ड रोल गेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कोर होती है उसकी जो रिलक्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू एयर के मुकाबले। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो अब यहाँ के थ्रू फ्लो करेगी और सेकेंडरी में जाएगी। अब सेकेंडरी में भी फैराडे का जो है ला लगेगा फर्स्ट वाला, जिसके थ्रू यहाँ पर भी एक ईएमएफ वोल्टेज होगी जिसको हम E2 बोलेंगे। अब ये जो E2 वोल्टेज है ये हमारे पास इसके वजह से हुई, तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हुई। ये आपको भी म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पता होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं इसको जो है अलग से एक वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। जिसके थ्रू हमारे पास लोड कनेक्टेड है और ये हमारे पास सारा कुछ है। ट्रांसफार्मर कोर है, इसमें जो है लैमिनेशन की जाती है। अभी जो है इसमें जो फाई है वो फ्लक्स प्रोड्यूस किया गया है, जो कि आपको पता चल गया यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हुआ। इसमें जो N1 एंड N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एंड E1 जो है E2 जो है EMF इंड्यूस हुई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। ये प्राइमरी करंट है और ये हमारे पास जो है सेकेंडरी करंट है। अभी हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें जो है किस तरीके से हमारे पास जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो किस डायरेक्शन में है। तो जैसे हमें पता है कि ये हमारे पास माने कि ये जो कॉयल है वो ऐसे करके गई, ये ऐसे करके जो है कॉयल गई है, तो इसमें बोलेंगे कि करंट ऐसे करके गया। तो हमारे पास जो है राइट हैंड थंब रूल है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जो अगर हम जो है जो करंट की इस वाली डायरेक्शन को हम जो है फिंगर से लेंगे और ये जो हमारे पास थंब है वो हमको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इसमें हम जैसे कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो इस साइड को है, तो हम बोलेंगे कि अंदर की साइड वो साउथ टू नॉर्थ को गया है और बाहर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ गया है। तो लगता है कि मेरे को कि आपको समझ आ गया होगा।